हेलो बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की बात करेंगे। मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। बेसिकली मनी क्या होता है? मनी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। और मनी को कमर्शियल बैंक मनी मल्टीप्लायर करती है। यानी कमर्शियल बैंक मोस्ट ऑफ द फर्म किसी भी देश में एक ही सेंट्रल बैंक होती है। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक आपके लिए सभी तरह की करेंसीज को इशू करती है। कुछ कॉइन्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी पैसा हमारे देश में सर्कुलेशन में होता है उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान कमर्शियल बैंक्स का होता है। कमर्शियल बैंक उस पैसे को मनी मल्टीप्लायर के रूप में एक्सचेंज करती है। आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें मनी के कुछ मेजरमेंट जानने हैं, जिसमें मेनली आता है M1, M2, M3 और M4। क्लास 12 के चैप्टर्स में हमारे लिए M1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। M1 में हमारे लिए दो चीजें दी जाती हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। आज हम इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक वो पैसा है जो या तो बैंक्स के पास है या फिर जो पब्लिक में सर्कुलेट हो रहा है, वही मनी करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक होता है और इट इज अ पार्ट ऑफ M1। सेकेंडरी नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, ये वो पैसा है जो कि कमर्शियल बैंक्स ने पब्लिक का अपने अंडर में रखा हुआ है और कभी भी डिमांड डिपॉजिट के तौर पे पब्लिक के मांगने पर वो पैसा पब्लिक को दे दिया जाएगा। आप लोगों को एक बात जो याद रखनी है वो यहाँ पर ये है कि इसके अंदर नेट फिक्स डिपॉजिट वाला अमाउंट नहीं आता है। यानी जो पैसा फिक्स टाइम डिपॉजिट के लिए बैंक्स में जमा किया जाता है वो M1 का पार्ट नहीं बनता है। अब हम आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करती है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा LRR के बारे में। LRR की फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो वो पैसा होता है जो फ्रैक्शन ऑफ मनी के तौर पे कमर्शियल बैंक्स को अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करके चलना पड़ता है एट द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक ही इस फ्रैक्शन को अपने पास या उसके खुद के पास रखने के लिए कहते हैं। उसको हम लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है। लीगल रिजर्व रेशियो बेसिकली टू स्ट्रेटजीज में बटा हुआ है। कैश रिजर्व रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म इज CRR एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज कॉल्ड SLR। कैश रिजर्व रेशियो वो फ्रैक्शन ऑफ मनी है जो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना होता है टोटल बैंक टर्नओवर का। तो जितना भी बैंक के पास टोटल मनी डिपॉजिट्स है उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो टोटल डिपॉजिट का वो फ्रैक्शन मनी है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में जो पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है उसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, SLR। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बेसिकली आप जानते हैं हमारे इंडिया के लिए एक एपेक्स बैंक है। यानी कि हमारे लिए RBI एक मेन कस्टोडियन होता है जो कई सारे फंक्शंस करता है, जिसमें कुछ मेन फंक्शंस हमारे आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज करेंसी इशूअर। करेंसी इशूअर, व्हाट इज करेंसी इशूअर? नाम से ही पता चल रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश में करेंसी को इशू करने का काम करता है। तो RBI का मेन काम सभी तरह के नोट्स को इशू करना, जिस पर गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन होते हैं और उस पैसे की लायबिलिटी बन जाती है RBI की कि वो मनी या वो नोट जिस भी पर्सन के पास है उतने रुपए की सामान के वर्थ के बराबर वो सामान परचेज कर सकता है। सेकेंड इज गवर्नमेंट बैंकर। गवर्नमेंट बैंकर क्या होता है कि अगर किसी हमारे देश में जो भी गवर्नमेंट उस समय पर इलेक्टेड है उस गवर्नमेंट का अपना खुद का अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास होता है। सेंट्रल बैंक से ही गवर्नमेंट लोन लेती है, उसी को टाइमली इंटरेस्ट पेड करती है और उसी के ऑर्डर पे काम करती है।
तो सेंट्रल बैंक एक तरीके से गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट को जैसे भी जरूरत पड़ती है वो सेंट्रल बैंक से ही लोन लेकर अपना काम चलाती है। अलग अलग पर्पस के लिए हमारी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प करती है। थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक। हमारे देश में जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन कमर्शियल बैंक्स के लिए भी उनके फादर ऑफ बैंक के रूप में हम सेंट्रल बैंक को जानते हैं। फादर ऑफ बैंक के रूप में का मतलब है कि जितने भी लीगल पॉलिसीज बैंकिंग सिस्टम में बनाई जाती हैं वो सारी लीगल पॉलिसीज सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाती हैं और हमारी कमर्शियल बैंक्स जैसे कि अलग अलग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के नोटिफिकेशन पे। तो जो CRR और SLR का भी जो रूल मैंने आपको अभी क्लियर किया वो भी सेंट्रल बैंक के कहने पर कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ वन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। हमारे देश में कितनी मनी सप्लाई होगी, कितना किस सेक्टर को लोन दिया जाएगा, ये सारे डिसीजन भी सेंट्रल बैंक द्वारा लिया जाता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर। तो क्रेडिट कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन कंट्रोल करना है और वो कैसे करना है ये सारे डिसीजन सेंट्रल बैंक द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट टेक्निक्स। अलग अलग क्या क्या टेक्निक्स अपनाती है सेंट्रल बैंक उसके बारे में भी आपको जानना है। बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी यानी कि हमारे फिक्स डिपॉजिट पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। बैंक रेट पॉलिसी में एक वेराई रेट ऑफ इंटरेस्ट देके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराई रेट इंटरेस्ट देके सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि कौन सा बैंक किस सेक्टर को कितना लोन देगा और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जब भी बैंक्स को सेंट्रल बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वो कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाती है और लोगों को उस क्रेडिट फैसिलिटी का फायदा उठाने का, उसमें डिपॉजिट करने का ऑफर देती है। यहाँ पर जैसे कि आपकी किसान विकास पत्र हो गया, NSC हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी इशू करवाता है सेंट्रल बैंक बैंक और पोस्ट ऑफिस की हेल्प से। थर्ड वन इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। जितना भी लीगल रिजर्व का रिक्वायरमेंट होता है सेंट्रल बैंक को वो सारा रिक्वायरमेंट हम कमर्शियल बैंक्स की हेल्प से अपना कंप्लीट करते हैं। फोर्थ वन इज रेपो रेट। हमारे देश में जो रेपो रेट डिसाइड करते हैं वो रेपो रेट भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि हम कितने रुपए की इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स को लोन देंगे। जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंडिंग्स की जरूरत होती है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करता है कि किस रेट पर वो कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट एक अपोजिट टर्म है रेपो रेट का ही, जिसमें कमर्शियल बैंक्स को पैसा देना पड़ता है सेंट्रल बैंक को लोन के रूप में और पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करके बताता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो खुद पेड करेगा कमर्शियल बैंक्स को। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों का रेट किसको तय करना होता है? सेंट्रल बैंक। लास्ट वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बच्चों? इसमें गवर्नमेंट ऑफ मतलब सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है कि हमारा जो लोन लोग पब्लिकली कमर्शियल बैंक से उठाएंगे उसको 100% लोन ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट दिया जाएगा या मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सेंट्रल बैंक अक्सर बैंक्स को ये मार्जिन रिक्वायरमेंट का परसेंटेज बता के चलता है कि आप 100% लोन अमाउंट पेड नहीं करेंगे पब्लिक को, आप जो भी असेट मॉर्गेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू का 80% या 90% ही लोन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक को, जिससे सेफ्टी ऑफ फंड्स बना रहे कमर्शियल बैंक्स।